गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग किड्स, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसा लग रहा है पानी में डूब के? हाउ इज द फीलिंग गाइस पानी में डूब के? भाई हर जगह सिर्फ पानी की खबरें, न्यूज़पेपर खोलो तो पानी की खबरें, बाहर निकलो तो बारिश, और थोड़ा आगे निकलो तो नदी, और थोड़ा आगे चलो तो समुद्र। मतलब कि हर तरह की चीज आजकल देखने को मिल रही है। सो आई थिंक इन दिस सिचुएशन द ऑनलाइन एजुकेशन रॉक्स गाइस। व्हाट डू यू से? सो बिना रुके, बिना प्रॉब्लम के वी कैन कंटिन्यू आवर क्लासेस। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। चाहे धूप हो, छाया हो, बारिश हो, बादल फटे, अपन की क्लास चलती रहनी चाहिए। वैसे बच्चों आपके यहाँ सब सही है, सब सेफ है? क्योंकि लास्ट 2 days में इट इज लाइक so much of torrential rains we can see all around. हाँ जी बच्चों, so I hope you all are safe and secured and in a very good condition at your home. मैम रोड से उड़ गए, बिल्कुल सही। इधर तो फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई। हमारे दिल्ली में भी कुछ इलाकों में जो नीचे की साइड घर थे उनमें पानी जमा हो गया काफी सारा। हाँ, यस, बहुत बारिश है जम्मू में। हाँ, जम्मू जम्मू के स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट्स, उत्तराखंड, आई हर्ड लॉट ऑफ न्यूज कमिंग फ्रॉम पंजाब साइड एज वेल। सो आई जस्ट होप बेटा आप लोग सेफ हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। गुरुग्राम में तो इतना ट्रैफिक है, कल मैं भी मेट्रो से ही जाऊंगी ऑफिस, क्योंकि इतना ट्रैफिक है, मेरे को भी 8 घंटे जैम में नहीं फंसने का है। बच्चों प्लीज अपना ध्यान रखें। ये तो एक चीज हो गई कि इस वक्त आप ट्रैवल कम करें, बाहर कम से कम जाएं, ठीक है? यस। अब आते हैं नेक्स्ट चीज बच्चे। नेक्स्ट जो मैं आपको कहना चाहती हूँ दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर हेल्थ। इस टाइम पे आपको पता है जब भी बारिश होती है, मच्छरों की जो मेटिंग होती है वो बहुत ज्यादा होने लगती है। और मच्छर, अभी तो देखो बारिश हो रही है, अभी इसके बाद एक तांडव मचाएंगे। ये वो तांडव होता है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का। सो इस टाइम पे बच्चे अपने घर में धूप जरूर जलाएं, धूप कपूर जरूर जलाएं, ठीक है? उससे क्या होता है, वो अपने में ही एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब जो एनवायरमेंट को सही कर देता है, उससे काफी सारी चीजें मर जाती है, जर्म्स वगैरह। तो थोड़ा सा शाम के टाइम आप कपूर जलाएं घर में, थोड़ा सा ये सब चीजें करें जिससे कि आप मच्छरों से दूर रहें। और कोशिश करके फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, और स्पेशली पैरों में तो फुल पजामे ही पहने, निक्कर शॉर्ट्स कम पहने, स्पेशली टू बॉयज। मुझे पता है आप लोग को खुला खुला पसंद है, बट बच्चे होता क्या है ना, अगर एक बार हम बीमार पड़ते हैं ना, तो देखो हमारे चलते हुए पेस में क्लास छूटती है 15 दिन की, फिर रिकवरी में लगता है 15 दिन, 1 महीने की क्लासेस का बैकलॉग, फिर उसको कवर करें या आगे बढ़ें। तो ये जो चीज होती है ना, ये आपको पता नहीं है, ये एक तरह का ट्रैप होता है हर बच्चे की प्रिपरेशन स्टेज पे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ सावधानी बेटर है बजाय उस ट्रैप में फंसने के, क्योंकि आप इतने छोटे कि आप उस ट्रैप से आसानी से निकल नहीं पाते हैं। इसलिए आज मैं 5 मिनट आप लोग की क्लास के जरूर ले रही हूँ, बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि प्लीज कीप योर सेल्फ सेफ एंड हेल्दी एट द सेम टाइम, ठीक है? इस टाइम पे बाहर का थोड़ा अवॉइड कीजिए, स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड कीजिए, लस्सी मत पीजिए ज्यादा, बैक्टीरियल एक्टिविटी इस वक्त बहुत ज्यादा होगी। आपको पता है मॉइस्चर ऑलवेज सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजी। ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा है, माइक्रोब्स में भी पढ़ते हैं हम, ठीक है? सो इस टाइम पे डेयरी प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा फंगल एक्टिविटी, और सबसे ज्यादा उनमें क्या होती है, बैक्टीरियल एक्टिविटी। ट्राई टू अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे लस्सी हो गई, या दूध उबाल के पिए, बिना उबला नहीं पिए, ठीक है? दूध को बाहर ना रखे, तुरंत से फ्रिज में रखे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इंश्योर करेगा कि आपकी हेल्थ जो है बिल्कुल बढ़िया रहे आने वाले टाइम में। बिल्कुल भी ऐसे ना हो 1 दिन भी स्किप करना पड़े, 2 दिन भी स्किप करना पड़े, ऐसा मैं नहीं चाहती, ठीक है बच्चों? सो ट्राई टू ईट मोर ऑफ अ फ्रेश फूड, नॉट बासा खाना। बासी खाना आप बिल्कुल ना खाए, क्योंकि बासी खाने से क्या होगा, आपको यही प्रॉब्लम होगी, ठीक है? चले, तो बच्चों यही छोटा सा ज्ञान मुझे आज की क्लास में आप लोग को देना था।
मैम आपको मेरे, हाँ मैंने काफी सारी वीडियोस देखी है बच्चों की, काफियों को रिप्लाई भी किया है। अब बस मैं कल कोलेट करूंगी सारा कंटेंट। हाँ परी, ऑल सॉरी, ऑल द बेस्ट कह रही हूँ, हैप्पी बर्थडे। इतनी आदत हो गई हर बच्चे को ऑल द बेस्ट कहने की। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। यस, ठीक है, चले। नहीं नहीं, सेम चैप्टर में नहीं कराती शाम की क्लासेस में, आई विल स्टार्ट विद अनदर चैप्टर। ठीक है, चलिए बच्चों आइए। तो आज की क्लास में हमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझनी है। आई होप आपने इसका डायग्राम बना लिया, नहीं बनाया तो फटाफट से मैं 1 मिनट दे रही हूँ, बना लो। अब 11:57 हुआ है, 11:58 पे आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस डायग्राम। अगर नहीं बनाया तो बना लो। प्लीज अभी की क्लास पे फोकस करेंगे सब, आगे की बात नहीं करेंगे। चले, नाउ एवरीबॉडी जस्ट लिसन टू मी। हाउ डज अ मसल कॉन्ट्रैक्ट? नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द मैकेनिज्म। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है, मसल मसल की लेंथ छोटी कैसे होती है। ठीक है, अब आप देखो इधर, एक रफ डायग्राम से शुरू करते हैं। ये देखो, ये हमारी जेड लाइन है, ठीक है, बीच में हमारी एम लाइन थी, यहाँ पे हमारे मायोसिन है और यहाँ पे हमारा एक्टिन है। ऐसे से कुछ डायग्राम हमने कल किया था, यस और नो? अगर मैंने अब चैट्स में किसी को भी बकवास करते हुए सुन लिया अदर देन माय टॉपिक, मैं ब्लॉक कर दूंगी उस बच्चे को। फिर जितनी शिकायत है जहां लेके जानी है ले जाना, लास्ट वार्निंग। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा मायोसिन है, ये हमारा एक्टिन है, राइट? मायोसिन एंड एक्टिन। अब देखो होता क्या है बच्चों, द लेंथ ऑफ द फाइबर कभी छोटा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मायोसिन छोटा हो जाएगा जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, नो। फिर आखिर मसल की लेंथ छोटी कैसे होती है अगर फाइबर छोटा नहीं हो रहा? ये एक्सप्लेन करते हैं हमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है? सबसे पहले मायोसिन जुड़ेगा एक्टिन से। सबसे पहले काम क्या करेगा बच्चों? ये मायोसिन एक्टिन से जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ा नहीं था, यहाँ पे जुड़ गया। जब ये जुड़ता है तो इसे क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसे? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। मायोसिन का हेड हमने देखा था, दो बुआएं, ठीक है, दो बुआएं थी ना। ये देखिए इसका हेड होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये हमारा एक्टिन फिलामेंट है और इसके पास ये साइड्स होती है। ये हेड इनमें घुस जाएगा। जब ये हेड इनमें घुस जाएगा तो इसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन? व्हाट डू यू से दिस? वी कॉल दिस एज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। अभी तक हमने क्या किया? इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किया, जिसमें हमने एक्टिन के ऊपर से पहले ट्रोपोमायोसिन की चादर हटा दी, फिर उसके बाद हमने उस पे से ट्रोपोनिन हटा दिए। तो अब एक्टिन फ्री है मायोसिन से जुड़ने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जब पता है वो भी फ्री मैं भी फ्री, तो चलो आओ जुड़ जाते हैं। इस जुड़न को क्या कहते हैं एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन? इस जुड़न को हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ये बन गया आपका क्रॉस ब्रिज। अब जब हाथ थाम ही लिया है तो अपनी तरफ खींचिएगा भी, है ना? ऐसे थोड़ी डांस करते हैं दूर दूर, ऐसे थोड़ी डांस करते हैं, महबूबा को पास लाते हैं, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे क्या है? पहले तो क्रॉस ब्रिज बनाया, फिर महबूबा को अपने पास खींचिएगा, फिर उसके बाद डांस कीजिएगा। ये जो महबूबा को खींचने वाला स्टेप है इसको कहते हैं पावर स्ट्रोक। क्या कहते हैं गाइस इसको? इसको क्या कहते हैं? पावर स्ट्रोक। क्या कहते हैं एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन? पावर स्ट्रोक, ठीक है। तो अब देखिए ये क्रॉस ब्रिज बन गया है। अब ये इस तरीके से था, देखो अब ध्यान से देखो, मैं तुम्हें अभी से इमेजिन कराती हूँ। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जब तुम्हें पता लगेगा मसल इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो तुम्हें बहुत मजा आएगा।
ये देखो बेटा, ये हमारा एक्टिन है, ऐसे हेलिकली अरेंज, दिस इज माय एक्टिन। मेरी मुंडी क्या है, मायोसिन का हेड। व्हाट इज माय मुंडी, मायोसिन का हेड। ये है मायोसिन का हेड, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये रहा एक्टिन, अब एक्टिन फ्री है, सबसे पहले काम क्या है, इससे जुड़ना, ये मैं जुड़ गई, ठीक है। अब जब मैं जुड़ गई इससे, तो अब मैं अपनी मुंडी घुमाऊंगी, आ गया ना पास में, आ गया ना पास में। पहले ऐसे था, जब मैंने अपनी मुंडी घुमाई तो ये अंदर की तरफ आ गया, कौन, एक्टिन। कौन आ गया, एक्टिन अंदर की तरफ आ गया। तो यानी कि यहां से जो एक्टिन यहां पे था, ये अंदर की तरफ आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी मायोसिन का हेड है, इसके ऊपर एक्टिन है, ये दोनों क्रॉस ब्रिज बनाएंगे, तो ये मायोसिन भी इसे अपनी तरफ खींचेगा। तो यानी कि जो डिस्टेंस था दो जेड लाइन के बीच में, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में। नाउ ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब पावर स्ट्रोक होगा, जब मायोसिन एक्टिन को अपनी तरफ खींचेगा दोनों तरफ से, तो उस समय जो हमारी लेंथ ऑफ सार्कोमियर है या डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू जेड लाइन है, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। समझ आया नहीं आया, नहीं आया कोई नहीं, मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। देखो इसको आप वापस से समझा रहे गाइस, इसको वापस से समझाती हूँ, रुको। देखो ये हमारा क्या है, एम लाइन। एम लाइन पे क्या लगा हुआ है, मोटा मायोसिन। ये देखिए ये लगा है हमारा मोटा मायोसिन, ये हमारी एम लाइन, मोटा मायोसिन, ये उसका हेड, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर और नीचे क्या है, हमारे पतले फिलामेंट्स, वो पतले फिलामेंट्स का नाम क्या है, एक्टिन। ये हमारा एक्टिन फिलामेंट जो कि पतला वाला है, ये देखिए ये हमारा क्या है, एक्टिन फिलामेंट। ये देखो ये रहा हमारा एक्टिन फिलामेंट, ये देखिए ये एक्टिन फिलामेंट किससे जुड़ा है गाइस, एक्टिन फिलामेंट जुड़ा है जेड लाइन से। किससे जुड़ा है, जेड लाइन से। डायग्राम समझ में आया, पहले तो ये बताओ, स्टेप नंबर 1 समझो। अभी आगे की बात मत करो, मत करो ना, मैं ही नहीं जा रही आगे, मैं फिर से समझा रही हूँ तुम्हें पूरा। क्यों आगे की बात कर रहे हो, मेरे साथ रहो ना। ये है हमारा डायग्राम नंबर 1, क्लियर या नहीं। अब स्टेप नंबर 2, अब एक्टिन इज फ्री फ्रॉम डैश एंड डैश। हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया था कि जब मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आएगा तो सबसे पहले हमें एक्टिन को फ्री करना है, तभी हम क्रॉस ब्रिज बना पाएंगे। नाउ द स्टेप नंबर 2 इज फ्री एक्टिन फ्रॉम डैश एंड डैश। किन दो चीजों से आपने फ्री किया एक्टिन को, एक तो ट्रोपोमायोसिन से और दूसरा ट्रोपोनिन से। ये फ्री हो गए इन दोनों के झंझटबाजी से, ना घर में मम्मी है ना पापा है, ला ला ला, ठीक है। अब एक्टिन फ्री हुआ, मायोसिन देखो बाहर से आ गया, कौन आ गया मुझे क्या पता, ठीक है। अब जैसे ही मायोसिन एक्टिन को खाली देखेगा, ये कहेगा आ जाओ क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। ये देखो ये बन गए क्रॉस ब्रिज, ये देखो तुरंत से इसने अपना हेड मायोसिन बाइंडिंग साइट पे लगा के अपने आप को क्या कर लिया, जोड़ लिया। इसे कहेंगे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, विच इज स्टेप नंबर 3। क्या था स्टेप नंबर 3 गाइस, व्हाट वाज स्टेप नंबर 3, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या था, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 क्या है, महबूबा को अपनी तरफ खींचना। महबूबा को अपनी तरफ खींचने का मतलब है पावर स्ट्रोक टाइम, ठीक है, अपनी तरफ खींचना है उसे। तो यहाँ पे भी हमारा क्या बन रहा है, क्रॉस ब्रिज, यहाँ भी बन रहा है क्रॉस ब्रिज, ठीक है बच्चों। अब जो मायोसिन का हेड है वो रोटेट करेगा और किसको खींचेगा, महबूबा। महबूबा जरा आजा तू मेरी महबूबा। तो ये किसकी ट्विस्टिंग हो रही है, जिसके कारण महबूबा पास आ रही है, दैट्स योर मायोसिन हेड। मायोसिन हेड ट्विस्ट करेगा और अपनी तरफ किसको रोल कर लेगा, अपनी तरफ किसको बुला लेगा, एक्टिन को। ये देखो ये मायोसिन, ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, देखो वाह बिल्कुल ऐसे ही करता है बॉडी के अंदर। ये देखिए ये पहले ऐसे था, पहले देखो ऐसे था, ये देखो मान लो इसने इसको ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है, एक्टिन को। अब देखो ये देखो अपनी तरफ ऐसे खींच लेगा, इसे जोर लगा के इसका हेड घूमेगा
और अपनी तरफ ऐसे खींच लेगा, तो छोटे हो गए ना एक्टिन। पहले एक्टिन इतना था, अब एक्टिन इतना है, अपनी तरफ खींचेगा जब हेड घुमाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब ये इसे अपनी तरफ बुलाएगा तो ये एक्टिन स्लाइड करेगा, क्योंकि ये हल्का वजन में। मायोसिन स्लाइड नहीं करता है। कौन स्लाइड करता है गाइस? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, यस, कौन स्लाइड करता है? हमेशा जो स्लाइड करेगा वो एक्टिन करेगा। अब ये भी असर्शन रीजन आ सकता है, क्यों भाई, क्यों एक्टिन स्लाइड कर रहा है? क्योंकि वो हल्का है ना, जो हल्का है उसी की मूवमेंट कराओगे, जो बाहरी जो बीच में चिपका हुआ है वो मूवमेंट नहीं करेगा, वो मूवमेंट कराएगा। एक्टिन मूवमेंट करेगा, दोनों में फर्क है। मायोसिन के हेड के कारण मूवमेंट हो रहा है, किसमें मूवमेंट हो रहा है? एक्टिन में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो एक्टिन और पास आ जाएगा, ये देखो और पास आ गया, ये देखो और पास आ गया। तो जो पहले जेड लाइन इतनी बाहर थी, अब देखो ये इतनी छोटी हो गई है, डिस्टेंस कम हो गया। तो यानी कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द लेंथ ऑफ द मसल डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। जब हम कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं उस समय द लेंथ ऑफ द मसल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है। अब देखो एक और चीज दिखाती हूँ, ये बॉटल है, ठीक है। अब देखो इससे हमने ऐसे किया, ये आधा किलो की होगी, ज्यादा मजा नहीं आया। कॉन्ट्रैक्शन हुई ईशा, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मेरे बच्चे, बट मजा नहीं आया, वो डोले शोले नाल वाली फीलिंग नहीं आई। अब वहीं पे इसकी जगह अगर मैं 5 किलो का वजन उठा के ऐसे करूं, 5 किलो का वजन, तो और भयंकर कॉन्ट्रैक्शन, और भयंकर छोटी हो जाएगी हमारी मसल लेंथ, और ज्यादा स्ट्रेस आएगा। फिर आपने अरे 5 किलो में भी मजा सा नहीं आ रहा है, आपने कहा मैं आप सीधा 20 किलो उठाऊंगा, ला भाई तो 20 किलो ये उठाया, और ज्यादा स्ट्रेच, इतना ज्यादा स्ट्रेच की मसल टीयर कर जाएगी, मसल टूट जाएगी, मसल नहीं संभाल पाएगी, क्योंकि आपने वेट ट्रेनिंग एकदम से बढ़ाई है, आपने धीरे धीरे नहीं बढ़ाई, मसल्स उतनी उस सिचुएशन में नहीं पहुंची है। तो अगर मैंने, ये वो सिचुएशन है जब मैंने 2 kg का डंबल उठाया, मान लो ये वो सिचुएशन है जब 2 kg का डंबल उठाए, इतनी स्ट्रेंथ में, इतने कॉन्ट्रैक्शन में मैंने आराम से उठा लिया। बट अगर मैंने इसकी जगह मान लो 10 kg का डंबल ले लिया, तब क्या होगा? तब हमारी मसल का और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, अभी दिखाती हूँ तुम्हें, और ज्यादा स्लाइडिंग, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, और ज्यादा स्लाइडिंग। ये देखो, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ इसलिए समझा रही हूँ। ये देखो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, और ज्यादा छोटी हो जाएगी मसल, और ज्यादा टाइट हो जाएगी मसल। बट बियॉन्ड अ पॉइंट, जो आपकी लिमिट है, अगर आप उससे ज्यादा कर रहे हैं, देन इट विल बी अ मसल टीयर। ठीक है बच्चों, तो आप जितना वेट उठाएंगे, जितना रेजिस्टेंस देंगे, उतना फोर्स लगाएगी मसल, उतना फोर्स लगेगा। सो दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज फोर्स, जो ऑपोजिट लग रही है रेजिस्टेंस के, टू कॉज अ मूवमेंट। इट्स ऑल फिजिक्स, ये सारा फिजिक्स है कि यहाँ पे हमारे पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे फोर्स है। इफ द फोर्स इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस, देन देयर विल बी अ मूवमेंट। If the resistance is greater than the force, then there will be no movement. Simple. That's all physics. समझ आया नहीं आया? Everybody in the chat section. That's how our muscles work. ठीक है? बहुत सिंपल सा फंडा है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब हमें महबूबा को पास बुलाना होता है, ठीक है, तो हमें क्या खर्च करनी पड़ती है? एनर्जी। रिचार्ज कराओगे तभी ना बात करेगी तुमसे, वरना तुमसे बात क्यों करेगी? तुम में खासियत क्या है बताओ? अभी तो तुम डॉक्टर भी नहीं बने हो, बताओ बच्चों, आ जाओ। तो आइए अब यहाँ पे आते हैं। मैम व्हाट इफ ओवर लिमिट? आई टोल्ड यू, मसल टीयर। अगर आप ओवर, क्यों आपने जिम वाले लोगों के नहीं देखा है कितनी बार पट्टे बांधे घूमते हैं, कभी यहाँ पट्टा, कभी यहाँ पट्टा, कभी पैर में पट्टा, आधे टाइम तो ठुके ही रहते हैं। अब हमारे घर में देख लो, वैसे तो डंबल उठाएंगे जा जाके, हम कहेंगे पानी की बोतल लगा दो डिस्पेंसर के ऊपर, अरे ये सब हम नहीं करते। अरे भाई वो भी तो 20 किलो ही है,
उठा के लगा दो, क्या हो गया इसमें? ना जी ना, 40 किलो के डंबल उठा लेंगे, वहां पे 40 किलो उठा के आएंगे, घर में 20 किलो की बोतल नहीं लग रही इन लोगों से, हम बोल देते तो बुरे हो जाते हैं। यस, चलो मैम, इज दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म? हाँ, यस मुस्कान, दिस इज द सेम मैकेनिज्म व्हिच विल अप्लाई ऑन ईच एंड एवरी मसल इन योर बॉडी, ठीक है? यस, चलो तो अब इसको एक बार शुरू करें, यहाँ पे शुरू करें। चलिए तो ये स्टेप नंबर 1 कर रहे हैं। स्टेप 1 पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ लगा नहीं है, कुछ भी खाली है, ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, इंतजार हो रहा है कॉलिंग का कि सिग्नल आएगा तो काम करेगा। ठीक है, चलो तो यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्या बाइंड करेगा? एटीपी। सबसे पहले आप एटीपी लगाओगे, क्योंकि एनर्जी खर्च नहीं करोगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। इसलिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करती है, एनर्जी डिमांड आपकी हाई हो जाती है। एनर्जी डिमांड ज्यादा है तो यानी कि ज्यादा ग्लूकोज यूज होगा, ज्यादा ग्लूकोज यूज होगा तो ज्यादा ग्लाइकोजन टूटेगा, ज्यादा ग्लाइकोजन टूटेगा तो यानी कि आप हल्का फील करेंगे अपने शरीर में। That's why you need to do more of muscular activity every day. पढ़े रहिएगा तो कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं, इवन आपके ब्रेन में आप पढ़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपका सर्कुलेशन नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एटीपी का यूज करेंगे, एनर्जी का। अब इस एनर्जी को हम तोड़ेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पीआई। पीआई इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है? तो यहाँ हमने क्या लगाया? हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इनटू एडीपी प्लस पीआई। अब जब यहाँ पे हेड के ऊपर अब क्या लग गया? एडीपी प्लस पीआई, एनर्जी निकल गई है। अब जब एनर्जी निकल गई तो सबसे पहले उस एनर्जी को किस में यूज किया जाएगा? ये देखिए, ये इस स्टेज को हम कहेंगे एनर्जाइज्ड मायोसिन हेड, एनर्जाइज मायोसिन हेड बोलेंगे इसको। अब एनर्जी निकल गई, अब एनर्जी यूज होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? यहाँ पे डायग्राम देख के बताइए, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आप देख के बताइए। देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, अब आप पूरा समझ चुके हैं खेल, अब आप मेरे को बता सकते हैं क्या क्या हो रहा होगा स्टेज पे। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइस, गुड जॉब। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, क्या हो रहा है? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब क्रॉस ब्रिज बनने के बाद स्टेप नंबर 2 में हमने क्या बताया था? पावर स्ट्रोक, वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे? पावर स्ट्रोक। क्या होता है पावर स्ट्रोक में? कोई भी बच्चा जो बता सकता है? इसमें महबूबा को खींचा जाता है, महबूबा स्लाइड करती है। वो महबूबा कौन है? एक्टिन। तो इस पावर स्ट्रोक में एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन to cause contraction। हो गई कॉन्ट्रैक्शन? आपने, मैंने कल बताया था, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हड्डी ऊपर जाएगी, करा दिया कॉन्ट्रैक्शन मसल का, सारी मसल छोटी हुई, इतनी छोटी हुई कि ऊपर चला गया हाथ, उसने ऊपर उठा लिया बोन को। कितना सुंदर सिस्टम है, देखो। अगर मुझे इस हाथ को और ऊपर पहुंचाना है तो मसल और कॉन्ट्रैक्ट करेगी या कम कॉन्ट्रैक्ट करेगी? बताओ जरा, खुद बताओ। देखो ये मेरी मसल है, इस तरीके से लगी हुई है मसल, इसको इतना कॉन्ट्रैक्ट करोगे ऊपर, और कॉन्ट्रैक्ट करोगे और ऊपर, और कॉन्ट्रैक्ट करोगे और ऊपर, और करोगे और ऊपर। इस स्टेज पे आपके हाथ में सबसे ज्यादा स्ट्रेन होगा और इस स्टेप पे सबसे कम स्ट्रेन होगा, क्योंकि इस टाइम पे ये वाली मसल रिलैक्स्ड है। आप खुद करके देख सकते हैं ये चीज, यू कैन ट्राई इट विद योर हैंड्स। यस, जितना आप उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे उतना ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे होंगे आप, उतना ज्यादा टेंशन उसमें आप फील कर रहे होंगे। ये देखिए अगेन विद दिस हैंड, कम और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट। इस स्टेज पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस, सबसे ज्यादा, यू कैन फील इट। और अगर यही चीज मैं वेट लेके, रेजिस्टेंस लेके करूं, अब देखिए नाउ मसल विल यूज स्ट्रेंथ। अभी मसल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, अब मसल एंड स्ट्रेंथनिंग दोनों।
अब मसल सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन पे काम नहीं करेगी, स्ट्रेंथ पे भी काम करेगी। अभी वो जोर लगा के कॉन्ट्रैक्ट करेगी। देखिए अब अपनी बॉटल से कर लो, आप जरूर पानी की बॉटल साथ में होगी आपके। चैप्टर को फील करो, इतना मजा आने वाला है ना आपको इस चैप्टर में, सबसे बढ़िया चैप्टर है ये। कोई टीचर इतना पढ़ाता नहीं है इस चैप्टर को, बट बहुत मजेदार चैप्टर है ये। देखिए जब आप इस बॉटल के साथ करेंगे, अब आप देखिए और ज्यादा स्ट्रेन, और ज्यादा पेन, और ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, क्योंकि मसल अब ज्यादा काम कर रही है। सबसे पहले रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए फोर्स ज्यादा लगा रही है। ठीक है, आया समझ में या नहीं आया एवरीबॉडी? ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन से पेन होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसलिए तो एक्सरसाइज कराते हैं कि आप हर डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव करेगी तो पेन कम होगा। ठीक है, चल अब देखो बच्चे, यहाँ पे हो गया कॉन्ट्रैक्शन, अब कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, मतलब कि अब बॉडी को रिलैक्स चाहिए, अब मसल को रिलैक्सेशन चाहिए। तो अब कैसे रिलैक्सेशन आएगा? एडीपी, एक सेकेंड, एडीपी plus PI are now replaced by a new molecule of ATP. यानी कि अब हेड पे क्या लग जाएगा? ATP. जैसे नया ATP लगता है, this leads to breakdown of cross bridge. नींद उड़ गई? वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस वेयर यू फॉल इन लव विद बायो। अब देखो ये जो चक्का है, ठीक है, ये जो चक्का है, ये अब हम क्लास में प्रैक्टिकल करके समझेंगे। ठीक है, इसको लिख लो पहले फटाफट से। अभी मैं तुम्हें इस चक्के के बारे में समझाती हूँ कि ये साइकिल कब तक चलेगी, अभी प्रैक्टिकल करवा के बताती हूँ तुम्हें, अभी तुम खुद समझ जाओगे। सब तैयार है क्लास में? निकालो अपनी वाटर बॉटल्स गाइस, टेक आउट योर वाटर बॉटल्स। अब मेरा तुमसे सवाल है, बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल इन द क्लास, अब मेरा सवाल है तुमसे, ये साइकिल कब तक चलती रहेगी? ठीक है, चलो इसका आंसर अब हम प्रैक्टिकल से समझेंगे। Now everybody is going to hold bottle like this. Now let us put a timer also. भाई जो जब छोड़ देगा बॉटल, जब जिसका हाथ थक जाएगा, तो वो चैट सेक्शन में बताएगा बिल्कुल सिंसियरली। ठीक है, वरना प्रैक्टिकल करने का कोई फायदा नहीं है। सो आई एम स्टार्टिंग विद द स्टॉप वॉच। ठीक है, ऐसे हाथ रखना है, ये कहीं पे भी बॉडी से अटैच नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। देखो कहीं से भी अटैच नहीं है। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। जितना भी हिलाना नहीं है अब हाथ को, हाँ जब तक थके नहीं तब तक पकड़े रखो। लेफ्ट हैंड से यूज कर लो क्योंकि राइट से नोट्स बनाने हैं। बस ये साइकिल कब तक चलती रहेगी, इसका जवाब इसी एक्सरसाइज में है, इसी प्रैक्टिकल में है। हाँ जितना सेकंड कर सकते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इट इज जस्ट अ प्रैक्टिकल, कुछ नहीं दिखाना किसी को दुनिया को कि मैं इतना कर सकता हूँ या मैं उतना कर सकता हूँ। ठीक है, चलो मैम चलो, कहाँ चलूं, कहाँ लेके जा रहे हैं मैम को? गोवा चले? ठीक है चलो बस। ओके ओके, नाउ कैन यू टेल मी ये साइकिल कितनी देर चली? मेरे शरीर में ये वाली साइकिल चली 46 सेकेंड, 46 सेकेंड्स। ठीक है, आखिर 46 सेकेंड के बाद ऐसा क्या हुआ कि मैंने अपनी बॉटल वापस रख दी? मेरे से और नहीं हुआ? बताइए जरा चैट सेक्शन में, सोच के बताइए ऐसा क्या हुआ, क्या फील हुआ, बताओ ना। मैं अभी इसका रीजन बताऊंगी। पेन, व्हाई देयर वाज पेन, व्हाई देयर वाज फैटिग, क्योंकि इस मसल में जो चीज कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए वो खत्म होने लगी। जैसे जैसे वो चीज खत्म होने लगती है,
फैटीग बढ़ने लगता है। ठीक है, जैसे कि हम खाना बना रहे हैं, लोग आए हैं खाना जीमने के लिए, जैसे जैसे मेरा खाना यहाँ पे खत्म होता जाएगा, बट लोग उतने ही हैं, तो मेरे को टेंशन होगी ना, क्योंकि मेरा खत्म हो रहा है खाना, लोग तो उतने ही हैं। ऐसे ही जो चीज मुझे कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए, क्या चाहिए मुझे कॉन्ट्रैक्शन के लिए? एटीपी। सबसे पहले क्या खत्म हुआ? एटीपी खत्म हो गया, एनर्जी खत्म हो गई। एनर्जी खत्म हो गई क्यों? क्योंकि ग्लूकोज खत्म हो गया वहां का। ग्लूकोज क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि वहां पे ब्लड पहुंचा ही नहीं लेकर। अब आप कहेंगे मैम ब्लड क्यों नहीं पहुंचा इतनी जल्दी लेकर? अबे तूने किया था एंड्योरेंस, तूने स्ट्रेंथनिंग की थी, तूने एक्सरसाइज की थी। जो एक्सरसाइज करेगा उसका ना खून का फ्लो ज्यादा जल्दी होगा बजाय तेरे। अब तो साल में एक बार इंप्रेस करने के लिए करता है एक्सरसाइज, वो डेली आके करता है फिट रहने के लिए एक्सरसाइज। दैट इज अ डिफरेंस। एंड्योरेंस, दैट इज अ मीनिंग ऑफ एंड्योरेंस। ठीक है, चलो। तो अब समझ में आई ये साइकिल कब तक चलेगी? जब तक एटीपी रहेगा, जब तक कैल्शियम रहेगा, तब तक ये साइकिल चलती रहेगी। ये साइकिल तब रुकेगी जब एटीपी खत्म, कैल्शियम खत्म, तब जाके गए अरे बस बाबा, अब अब राम, अब राम, अब राम, बस। ठीक है, चलिए इसको लिखिए बच्चों, कंप्लीट कीजिए इसको। अब मैं इसके सारे पॉइंट वाइज भी लिखवाऊंगी अभी, नोट्स, मतलब स्टेप बाय स्टेप भी लिखवाऊंगी। ये तो डायग्राम है एनसीईआरटी का, बस लिख लिया सबने? आज जो खा के आए हो ना, वही मेरी क्लास में डेली खा के आया करो। इतनी एनर्जी रहती है तो मेरे को अच्छा लगता है गाइस। यस, तब मेरे को अच्छा लगता है। एनर्जी होनी चाहिए बच्चों में। मैकेनिज्म, उससे पहले पानी पिएगी मैम। छोले भटूरे खाए, खाओ खाओ। आज फिजिक्स की क्लास नहीं हुई थी। हाँ मैंने देखा, मैम ने मैसेज डाला हुआ था। बारिश के कारण है, प्रॉब्लम तो हर जगह बहुत ज्यादा हो रही है। मैकेनिज्म, पॉइंट नंबर 1, एटीपी present on myosin head hydrolyzed into ADP plus PI. The energized myosin now binds to actin filament on myosin binding sites. This leads to formation of cross bridge. Soon after this, pass through upwards in which myosin head rotates upward, actin filament towards M9. After contraction,
अनुषी उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, एटीपी ज्यादा बनेगा। ऑफ कोर्स अगर ज्यादा यूज करोगे तो एटीपी प्रोडक्शन भी तो ज्यादा ही होगा ना बेटा। आज बहुत गाड़ी नहीं चल रही है, क्या मतलब है इसका? बोल बोल के लिखे, सुनाई नहीं दे रहा था, तो मैं सुनाई देने के लिए बोल भी नहीं रही थी, मैं अपने में बात कर रही थी। अच्छा, हाथ स्लो चल रहा है क्या? मैकेनिज्म यहाँ लिखेंगे हम, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब देखिए, द पॉइंट्स टू रिमेंबर, 5 पॉइंट शो नहीं हो रहा है, क्यों? मेरी स्क्रीन पे तो शो हो रहा है। इकरा जी, चले। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है मसल के अंदर। ये अभी आपका क्लास वर्क है, मैं पॉइंट्स बना रही हूँ। ये पीवाईक्यू अलर्ट है, यहाँ से आप इस वाले टॉपिक से पीवाईक्यूज देखेंगे नीट में। ओके, फर्स्ट लेंथ ऑफ आई बैंड। पूरे कॉन्ट्रैक्शन का डायग्राम ढंग से स्टडी कीजिए और इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेंथ ऑफ ओ बैंड, लेंथ ऑफ एच जोन, length of A band, distance between two Z lines, what happens to M line. Okay. Observe and tell me. Class work. अभी 12:30 हुआ है, 12:31 we will start. 12:31 we will start. Done guys? चले, तो लेंथ ऑफ आई बैंड, जो आई बैंड है जिसमें एक्टिन फिलामेंट होता है, जब वो स्लाइड करता है तो एक्टिन पास चला जाता है मायोसिन के पास, तो इसकी खुद की लेंथ क्या हो जाती है? छोटी। तो ये क्या हो गया? डिक्रीजेस। लेंथ ऑफ ओ बैंड, ओ बैंड क्या होता है? ओवरलैपिंग। नाउ अब एक्टिन ज्यादा अमाउंट में मायोसिन के ऊपर है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस, ये वाला इंक्रीजेस। एच जोन, ये देखिए, ये था एच जोन, ये एच जोन जिसमें सिर्फ मायोसिन था, अब मायोसिन ने अपने ऊपर एक्टिन को बुला लिया है, तो अब लेंथ छोटी हो गई ओवरऑल, तो एच जोन की लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस। लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट। अब आप कहेंगे मैम ए बैंड क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ओ बढ़ रहा है और एच उतना ही घट रहा है, जितना ओ बढ़ता है उतना ही एच घटता है, तो ओवरऑल नेट इंक्रीज कितना होगा? 0, इसलिए कांस्टेंट है। डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन डिक्रीजेस, ओवरऑल मसल की जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है। व्हाट हैपेंस टू एम लाइन? डिसअपीयर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन।
ये सारे पॉइंट्स आपके PYQs है, सारे के सारे। यहीं पे अब हम एक छोटा सा और लिखेंगे, सोर्सेज ऑफ एटीपी। क्या क्या एटीपी के सोर्सेज हैं जहां से हम एनर्जी लेते हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो पहला क्या है बच्चों, पहला क्या है, पहला ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा क्या है, यस, दूसरा क्या है, क्रिएटिन फॉस्फेट। क्रिएटिन फॉस्फेट एक तरह की क्या है, एनर्जी, हाई एनर्जी बॉन्ड है, हाई एनर्जी बॉन्ड। अगर इसको तोड़ोगे तब आपको 4 से 5 एटीपी मिल जाते हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड। जैसे एफडी होती है ना आपकी, छोटी छोटी एफडी बना के रखते हैं हम, तोड़ेंगे तुरंत से पैसे मिल जाएंगे। ठीक है मैम, ओ बैंड का एक और बात बता दो बेटा। देखो ना, मायोसिन है, मायोसिन ने अपनी तरफ एक्टिन को खींचा, पहले ही इतने ज्वाइन थे, जब इसने कॉन्ट्रैक्शन की, इसने अपनी तरफ खींचा ना महबूबा को, तो देखो ओवरलैपिंग बढ़ गई ना। ये हाथ मायोसिन है, ये एक्टिन है, ये उसका हेड है। पहले इसने इसको ऐसे जोड़ा, ठीक है, जब ये घूमा तो इसने अपनी तरफ खींच लिया एक्टिन को, तो ओवरलैपिंग वाला पार्ट बढ़ गया ना। अगर क्रिएटिन फॉस्फेट ज्यादा टूटता है तो किडनी का भी डिसऑर्डर हो सकता है। सॉरी बेटा, प्लीज सुना करो, मैं बार बार एक चीज नहीं बता सकती। लिखिए इसको, क्रिएटिन अगर ज्यादा है आपके बॉडी में, वो भी गलत चीज है, यूरिन में आना शुरू हो जाए तो उसे गलत मानते हैं, क्योंकि इससे पता लगता है कि बहुत ज्यादा बॉडी क्रिएटिन तोड़ रही है, हाई एनर्जी बॉन्ड तोड़ रही है, विच इज नॉट अ गुड साइन। Now the next topic is fatigue. Please everybody write the next topic, fatigue. इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, एक अंग्रेजी शब्द भी है, अगर देखा जाए तो एक तरह से ये हमारा साइंटिफिक वर्ड भी है, fatigue. fatigue क्या होता है, टायर्डनेस। इसे देसी भाषा में, जेंजी भाषा में कहते हैं थकावट, टायर्डनेस, थकावट हो जाना। जैसे फोन चलाते चलाते मम्मी हम थक गए, अब काम नहीं हो सकता, क्योंकि काफी 2 घंटे से फोन चला रहे थे, हाथ में तो जान ही नहीं है, ऐसे देख रहे थे ना, यस, जान ही नहीं है मम्मी, रोटी तो मैं क्या ही बनाऊं, यस, मैं थक जाती हूँ, आपको पता नहीं। चल, तो टायर्डनेस, इसकी एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हेन मसल फेल टू कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमली। मतलब कि आप लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी टांगे कहेंगी नहीं भाई अब रुक जा, अब मैं और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, ना जी ना, मेरे को तो 5 मिनट का रेस्ट चाहिए ही चाहिए। सो दैट स्टेज व्हेन योर बॉडी सेज रुक जा, दैट इज फैटीग, दैट इज टायर्डनेस। ये वो टायर्डनेस नहीं है जो आपकी दिमागी टायर्डनेस है कि मैं थक जाती हूँ थोड़ा सा काम करते ही, 4 रोटी बना ली तो मतलब आज का काम काफी ज्यादा हो गया किचन का, ये वो टायर्डनेस की बात है, मन की थकावट की बात नहीं हो रही है, मसल की थकावट की बात हो रही है। प्लीज समझे इस बात को, ठीक है। तो आप दौड़ रहे हैं, बट ये टाइम ऐसा है जब बॉडी रोक रही है कि और नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है इसकी डेफिनेशन, व्हेन muscle fails to contract maximally। अब वो और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती फुल स्ट्रेंथ के साथ क्योंकि वो थक गई है। अब रीजन आता है मैम क्यों थक गई है, व्हाई, कॉजेज ऑफ फैटीग। नाउ द नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ फैटीग। ऐसा क्या होता है कि हमारी मसल थक जाती है, कॉजेज। अब इसमें आप अपना दिमाग लगा के आपको जो लगता है आप बता सकते हैं, यस, जो आपको लगता है कि दिस कैन बी अ रीजन, अपनी मर्जी से बताओ, सोच के बताओ, सही गलत मत सोचो। एटीपी खत्म, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर बताया। लैक्टिक एसिड, वेरी गुड। स्ट्रेस, वेरी गुड। एनर्जी खत्म, वेरी गुड। मैम कैल्शियम खत्म, वेरी गुड।
ऑक्सीजन लो ना, वेरी गुड वेरी गुड। देखो कितने कितने अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं, सारे सही आंसर दिए पता बच्चों ने। एनारोबिक रेस्पिरेशन होना इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वेरी गुड, एक्सीलेंट, नाइस। तो आ जाओ बच्चों, तो यहाँ पे जो बच्चों ने, मेरे प्यारे बच्चों ने रीजन बताया, आइए हमको लिखते हैं। तो सबसे पहला रीजन क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जैसे जैसे लैक्टिक एसिड ज्यादा होता जाता है वैसे वैसे मसल क्रैम्प होना शुरू हो जाता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं अक्सर उस टाइम फील नहीं होता, जब आप अगले दिन वापस एक्सरसाइज करते हैं तब आपको फील होता है अरे भाई लंका लग गई आज तो, आज नहीं हो पा रहा सर मेरे से कुछ भी। सर कहेंगे नहीं करो, उस केस में आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। द स्ट्रेचिंग इज द बेस्ट मेथड टू रिलीव लैक्टिक एसिड। डोंट डू एक्सरसाइज, गो फॉर स्ट्रेचिंग। आपने देखा होगा क्रिकेटर्स भी जब फील्ड में होते हैं तो अक्सर वो ऐसे ऐसे बात करते हैं, हाँ हाँ उसको इतनी बड़ी ब्रांड डील मिली है सर, हाँ नहीं तो अच्छा उसको भी मिल गई, हम में क्या कमी है, हमने क्या करना है, ठीक है। ऐसे आपने देखो दे ऑलवेज डू स्ट्रेचिंग टू रिलीज ऑल द लैक्टिक एसिड, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है कि मैम लैक्टिक एसिड बनाए क्यों। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा रीजन बताया था, लो ऑक्सीजन सप्लाई। अरे खून ही नहीं पहुंचा ऑक्सीजन लेके, क्योंकि गांठें बनी हुई थी ना, काम करते नहीं हो, अचानक से याद आया ये भी काम करना है, तो एकदम से थोड़ी बॉडी बॉडी कहेगा अबे ये क्या, यहाँ तो कभी खून आता ही नहीं था, आज खून आ रहा है, वाह 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 वाह, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, डिक्रीज्ड लेवल्स ऑफ एटीपी, एटीपी भी खत्म हो रहा है, एनर्जी खत्म हो रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब बॉडी ज्यादा एनर्जी नहीं बना पा रही, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वी डू एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसके कारण लैक्टिक एसिड बनता है। मैम बॉडी में गांठें क्यों जाती है, कम ब्लड फ्लो के कारण। लिख लीजिए बच्चे उसको, फैटीग को, टॉपिक को। आई होप बच्चों को सारे पॉइंट समझ में आ रहे हो। कैल्शियम वाला पॉइंट, कम कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम, ये बात तो मैं कल की क्लास में भी समझाई थी। और क्लियर। अब आएंगे नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर। दो तरह के मसल सेल है अपन के शरीर में, एक लाल और एक सफेद। लाल और सफेद दिखते हैं, जब आप शरीर खोलेंगे तो हम लाल और सफेद दिखते हैं हमारा। इवन जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्होंने भी मसल्स देखी होंगी, एक रेड मीट होता है, एक व्हाइट मीट होता है। अब जो नॉन वेजिटेरियन, कट्टर नॉन वेजिटेरियन, उनको जरूर ये बात पता होगी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेड मीट एंड अ व्हाइट मीट। रेड because of the pigment, white because they don't have a pigment. व्हाइट मीट जैसे चिकन, रेड मीट जैसे लैम, बकरी, ठीक है, गोट, वहां से मिलेगा आपको। हाँ अब आते हैं रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर, यहाँ लिख लेते हैं। अरे कलर चेंज करूं वरना मेरे प्यारे बच्चों की आंखों से दिखना ही बंद हो जाता है। पैरामीटर, मेरे प्यारे बच्चे इतने हैं कि क्या बताऊं, लाल रंग नहीं दिखता इन्हें, इश्क का, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है इन्हें वही नहीं दिखता। रेड लाइट के कॉन्सेप्ट को ही मार दिया मेरी क्लास में, ये इन्हें व्हाइट दिखता है। पैरामीटर, रेड मसल फाइबर, we have white muscle fiber। इसलिए कि बायो की क्लास में ना अक्सर मर जाती है फिजिक्स। क्लास में आते ही फिजिक्स को मार देते तुम तो मेरी क्लास में। मैम इश्क का रंग सफेद, ये गाना तो सुना होगा ना मैम हमने। नहीं, मेरे मेरे इश्क का रंग तो लाल है, शादी हो गई ना मेरी।
करो तुम भी। यस सुनो पापा जी का कॉल आ रहा है, 1 सेकेंड। हाँ पापा जी। 1000 पे लगे हैं, तुम्हारा पेंडेंट ठीक हो गया। अबे तो मैं क्लास में हूँ और पापा जी के फोन से कर रहे हो, ये देख रहे हो, देख रहे हो ना तुम। इसको मैं इग्नोर कर रही थी ना सुबह से, वही अपने प्यारे पति को, पापा जी के फोन से, और वो भी किस लिए, 1000 रुपए मांगने के लिए रिपेयरिंग के। अभी बताती हूँ उसको कॉल करके। चलो कोई नहीं, आज जंग चलेगी। आओ बच्चों, तो लाल लाल क्यों है, सफेद सफेद क्यों है, ये देखते हैं सबसे पहले। द पिगमेंट, तो ये पिगमेंट होता है मसल्स में, जिसके बारे में मैं सर्कुलेशन वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ, बायोमोलिक्यूल्स में भी बता चुकी हूँ। ये एक ऐसा पिगमेंट है जो मसल्स में मिलता है, ब्लड में नहीं मिलता। ये कौन सा था बच्चों, ये था हमारा मायोग्लोबिन। कौन सा था, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन के पास सिर्फ एक ही Fp2+ होता है और ये एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ता है। ये बात याद आ रही है नहीं आ रही सब बच्चों को? यस। तो ये जो पिगमेंट है रेड मसल वाला, रेड मसल के पास तो है ही, ऑफ कोर्स इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है रेड मसल्स में मायोग्लोबिन का, तभी उसका कलर रेड हो जाता है। बट एनसीईआरटी लिखती है ऑलमोस्ट नील, यहाँ पे क्या लिखती है व्हाइट में, ऑलमोस्ट नील, ऑलमोस्ट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आते हैं सेकंड, डायमीटर ऑफ मसल, कौन सी ज्यादा मोटी है। ठीक है, कौन सी ज्यादा मोटी मसल है, तो मैं बता दूं जो रेड मसल होती है उसका डायमीटर छोटा होता है, ठीक है, स्मॉलर होता है, जबकि जो हमारी व्हाइट मसल होती है इसका डायमीटर लार्जर होता है, काफी बड़ा होता है। ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कौन कितने लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है। एक बार बताने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट भी बोर्ड पे ही लिखा हुआ है। जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन वो ज्यादा लंबा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिसके पास कम ऑक्सीजन वो कम देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगी, है ना भाई गाइस। तो रेड वाली के पास तो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन का मतलब उसके पास ऑक्सीजन स्टोर्ड फॉर्म में भी है, तो वो लंबा एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी, तो यहाँ पे ड्यूरेशन क्या होगा, उसका लॉन्गर रहेगा। यहाँ पे शॉर्टर रहेगा क्योंकि इसके पास इतना मायोग्लोबिन नहीं है जो ऑक्सीजन स्टोर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, देखो बेटा ये काम स्लो करेगा, पूरे साल भर पढ़ेगा, ढंग से पढ़ेगा, डीपीपी सॉल्व करेगा, सब कुछ करेगा, लास्ट में रिजल्ट भी यही लाएगा क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा है। फिर आते हैं वो मोटिवेशन वाले, 10 डेज में करने वाले। ठीक है, तो वो क्या होता है, एकदम से झटके में आएंगे, 5 दिन पढ़ेंगे और फिर से ठीक है, उससे नीट की तैयारी नहीं होती। ठीक है, ये फास्ट जरूर काम करते हैं बट बहुत जल्दी दम तोड़ देते हैं, ऐसे से आपको नहीं डरना, ना ही ऐसे बच्चे आपका कंपटीशन है। ओके गाइस, ऐसे बच्चे आपका कंपटीशन ही नहीं है जो आते हैं सुट से और जाते हैं डबल सुट से। These kids are not your competition. Your actual competition is just 3 lakh students. ये 27-28 लाख तो सिर्फ कहने की बात है। Actual competition to get your medical seat is just 3 lakh. Actual वाला। ठीक है, next, amount of mitochondria for metabolism. अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसमें हाई रहेगा तभी मेटाबॉलिज्म ज्यादा रहेगा, इसमें लो रहेगा। ठीक है, फैटीग, कौन जल्दी थक जाएगा, जो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेगा, इसमें फैटीग लेट आता है, इसमें फैटीग अर्ली जल्दी आता है, तो इसलिए कंसिस्टेंसी इज बेस्ट रादर देन इंटेंसिटी गाइस। वर्क ऑन योर कंसिस्टेंसी, नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ स्टडी। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ कैल्शियम, ये देखिए सोर्स ऑफ कैल्शियम, इसके पास 2 सोर्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पास सिर्फ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एज सोर्स ऑफ कैल्शियम।
1 घंटा हो गया। मैंने कहा था 1 घंटे में मैं मस्कुलर सिस्टम खत्म कर दूंगी, देन वी विल स्टार्ट विद स्केलेटल सिस्टम। ECF is extracellular fluid बेटा, ECF extracellular fluid, extracellular fluid। आई होप मेरी आवाज जा रही हो तुम लोग के पास। extracellular fluid, चले आगे। यहां तक सबका कंप्लीट हो गया है, एक बार सेव कर लेते हैं नोट्स। अब हम आज की क्लास में शुरू करेंगे स्केलेटल सिस्टम, और सबसे पहले मैं बनवाऊंगी आपको क्विक नोट्स, यानी कि की। मैं हमेशा इस चैप्टर को ऐसे ही पढ़ाती हूँ, एक मैं शुरू में बनवाती हूँ बच्चों को क्विक रिवीजन की, जैसे कि अगर आपको क्विकली रिवाइज करनी है सारी हड्डियां तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद हम डिटेल में भी करेंगे। आइए बच्चों, हेडिंग लिखेंगे सब, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आता है गाइस? दो चीजें आती है स्केलेटल सिस्टम में। इस सिस्टम में आती है आपकी बोन्स एंड कार्टिलेज। क्या आती है? बोन्स एंड कार्टिलेज। आपको अक्सर लगता होगा कि इस सिस्टम में सिर्फ हड्डियां आती है, बट ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी कहती है कि इसमें कार्टिलेज भी होती है और इसमें बोन्स भी होती है। दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, जो आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है? सपोर्ट, ठीक है। मोटिलिटी, मूवमेंट प्रोवाइड कराती है। ये दोनों ही आपकी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को बिलोंग करते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एंड इसका ओरिजिन क्या होता है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मीजोडर्मल इन ओरिजिन, चाहे कार्टिलेज हो चाहे बोन हो, दोनों ही मीजोडर्म जर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। आइए स्केलेटल सिस्टम। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? चलो, जो बचपन से सुना है पढ़ा है, अब बताने की कोशिश कीजिए सब। चले, टोटल नंबर ऑफ हड्डियां कितनी होती है? 206, 206। एडल्ट की बात हो रही है, ना कि बच्चे की। ये एडल्ट में। द एंटायर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पूरा सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट का नाम है एक्सियल सिस्टम और दूसरे का नाम है अपेंडिकुलर सिस्टम। दूसरे का नाम क्या? अपेंडिकुलर सिस्टम। एक्सियल में आपकी आती है कुल 80 बोन्स, जबकि अपेंडिकुलर में आती है आपकी इन टोटल 126 हड्डियां। एक्सियल वो है जो आपकी धड़ बना रहा है, धड़, ये पूरा हिस्सा, टॉर्सो, ये पूरा, फेस, वर्टिब्रीज, स्टर्नम, रिबकेज एंड ये पूरा, और लिम्स, गर्डल्स किस में आते हैं? आपके अपेंडिकुलर सिस्टम में, ठीक है। तो एक्सियल सिस्टम में क्या आता है आपका? स्कल, रिब्स, वर्टिब्री। जबकि अपेंडिकुलर सिस्टम में आपके क्या आते हैं बच्चों? गर्डल्स एंड लिम्स। अब एक एक करके शुरू करते हैं। हाँ, स्टर्नम भी आएगा।
मैम जो अब नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे उसके नोट्स हम कैसे बनाएंगे? क्लास के बीच में ही सवाल पूछेंगे वैष्णवी हैं? तुम लोग को आगे कितनी टेंशन क्यों रहती है बच्चों? तुम्हारी उम्र में ना मेरे को ये भी नहीं पता होता था कि आगे क्या होने वाला है। ये ऐसा इतना टेंशन वाला एटीट्यूड कैसे है तुम लोग का? कभी मैंने किसी लड़के को ऐसे सवाल पूछते नहीं देखा क्लास में। बेटा बिटियाओ, वैसे बेटा शादी के बाद बहुत स्ट्रेस आएगा, अभी तो बेटा स्ट्रेस फ्री रहा करो कम से कम। काहे को इतना स्ट्रेस लेती हो? अरे अभी डिटेल में कराऊंगी, सब बता दूंगी स्टर्नम कहाँ आएगा। हाय तो व्हाई भाई गाइस, भाई यू टेक सो मच ऑफ स्ट्रेस। मैम इस क्लास में चैप्टर खत्म। हाँ पॉल भैया, पॉल भैया यस आज खत्म। पॉल का रहेगा साथ तो हो जाएगा चैप्टर खत्म। चलिए अब आइए, तो सबसे पहले की बना रहे हैं हम लिखेंगे एक्सियल सिस्टम। कितनी हड्डियां थी एक्सियल सिस्टम में? अब बताना शुरू करो, क्लास में याद करने का समय आ चुका है ट्रिक्स के साथ। अब 80 कितनी थी? 80 बोन्स। याद करना अब शुरू करो साथ में। अब एक्सियल में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्कल से। किससे स्टार्ट करेंगे हम? स्कल। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्कल में है 22 हड्डियां। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्कल में है 22 हड्डियां, बट एक्चुअल में हमारे स्कल में होती है 29 हड्डियां। मैंने दोनों लिख दिया है, इस पे कभी सवाल नहीं आता है क्योंकि एनटी को भी पता है एनसीईआरटी गलत है। ठीक है, अब ये जो स्कल है इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रेन के ब्रेन बॉक्स से, यानी कि क्रेनियम से। किससे स्टार्ट करेंगे? क्रेनियम। क्रेनियम को देसी भाषा में ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, और जिन वर्टिब्रेट्स के पास क्रेनियम होता है उनको क्रेनिएटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? क्रेनिएटा। क्या बोलते हैं गाइस उन्हें? क्रेनिएटा। तो जिनके पास क्रेनियम होगा, ब्रेन बॉक्स होगा, उन्हें क्या बोलेंगे? क्रेनिएटा। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे? चलिए आइए गर्ल्स, लेट्स डू स्टेप्स ऑफ 8। हा 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 हा। ठीक है, करते रहना घर में बैठ के जो भी करना है तुम्हें। ठीक है, वो आजकल वो चलते हैं ना, जब भी वो इंस्टा खोलो, पता नहीं हमसे तो होता भी नहीं है, कमर मटकाने चलते तो अटक ही जाती है कुछ कुछ ऐसे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे स्टेप्स ऑफ 8। अब स्टेप ऑफ 8, अब ये क्या है? एस स्टैंड फॉर स्फिनॉइड हड्डी। ये कौन सी बोन है? स्फिनॉइड, जो कि एक होती है। टेम्पोरल हड्डी जो 2 होती है। इथमॉइड जो 1 होती है। पेराइटल जो 2 होती है। ऑसिपिटल जो 1 होती है। फ्रंटल जो 1 होती है। टोटल हड्डियां कितनी हो गई क्रेनियम में? 8, इसलिए इसे कहते हैं स्टेप्स ऑफ 8। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, क्रेनियम के नीचे। ये तो हो गया ब्रेन बॉक्स, और ये क्या है? तोहार चेहरा। 14वीं का चांद देखा, 14वीं का चांद देखा, ये गाना है 14वीं का चांद। चांद क्या है? तेरा चेहरा, फेशियल बोन्स। क्या है? फेशियल बोन्स। 14वीं का चांद क्यों बोल रही है मैम? क्योंकि 14 बोन्स होती हैं, फेशियल बोन्स, इसलिए कहते हैं 14वीं का चांद। समझे? मीनिंग है, साइंस है हर चीज में। अब इसकी ट्रिक टू रिमेम्बर क्या है? अवनी मैम प्लीज, इसकी ट्रिक क्या है? अवनी मैम प्लीज, जैसे तुम प्लीज करते रहते हो, जो ए है उससे कुछ भी नहीं होगा, ये ट्रिक बनाने की है। तो वी विल स्टार्ट विद अ ट्राइंगुलर बोन, दैट इज कॉल्ड वोमर। वोमर कितनी होती है? 1। नेजल बोन
कितनी होती है नाक की हड्डियां जो ठुकती है तो तुम्हें दर्द होता है? 2। आई से क्या है? इंफीरियर नेजल कॉन्केव कितनी होती है? 2। ये होता है मैक्सिला अपर जॉ, कितना होता है मैक्सिला? 2। मैंडिबल्स कितने होते हैं लोअर जॉ? 1। ये क्या है? पैलेंटाइन बोन। 2। लेक्राइमल। 2। जाइगोमैटिक चीक बोन्स कितनी होती है? 2। ठीक है, चौधरी का चांद चेहरा हो गया, ब्रेन बॉक्स हो गया। अबे ये भी तो आते हैं ईयर। अरे तुम्हारे कान में कोई हड्डी है या नहीं? ईयर, यस, हाँ जी, ईयर ऑसिकल्स। ऑसिकल्स का मतलब क्या होता है? छोटी बोन्स, स्मॉल बोन्स, 6 होती हैं। इसकी ट्रिक क्या है? मिस, मिस, MIS, मिस। M क्या है? मैलिस, इंकस, स्टेप्स। और जो अकेली है, जो गले की हड्डी बनी पड़ी है, उसका नाम क्या है? अकेली है। गले की हड्डी है, न सटकी जाती है न निकली जाती है। कौन सी है वो? हायोइड बोन। कौन सी है? यू शेप बोन, हायोइड बोन। 1। टोटल हड्डियां कितनी हो गई बताओ? 8, 14, 6, 1 हो गई 29। कैलकुलेशन क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्कल के बाद एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आती है रिब्स एंड स्टर्नम। स्टर्नम कितनी होती है? 1। ब्रेस्ट बोन, ये लो फील कर लो, यहाँ पे होती है। चलो अपनी अपनी सब फील करेंगे। रिब्स कितनी होती है? 24। 12 इस तरफ की, 12 इस तरफ की, तो 24 हो गई टोटल। 3 तरह की रिब्स होती हैं बेस्ड ऑन द अटैचमेंट। एक सच्ची होती हैं जिन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं, एक झूठी होती है जिन्हें फॉल्स रिब कहते हैं, और एक तैराकी पेशियां होती हैं, सॉरी पसलियां होती हैं, जिन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स बेस्ड ऑन द अटैचमेंट। मैम नहीं, एनसीईआरटी में हायोइड को स्कल में नहीं लिया है। देखते हो, हटा देते फिर अलग से लिख देते इसको फिर। लो भाई, यहाँ हायोइड लिख लो, फिर इसकी कैलकुलेशन ही 28 हो जाएगी। फिर आते हैं नेक्स्ट, और क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट है वर्टिब्रीज। अब जिनके नोट्स खराब हुए हैं वो मन मन में मैम को प्यारी प्यारे शब्द बोलते हैं। वर्टिब्री नहीं है, वर्टिब्री है। लड़कियों को तो इस मामले पे रोना ही आ जाता है। वर्टिब्री कितनी है टोटल हमारे पास? 26। कितनी है? 26। एकदम से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कुछ तो कहा है किसी ने मुझे, कुछ तो कहा है किसी ने मुझे। 5 तरह की वर्टिब्रीज होती है। सर्विकल, thoracic, लंबर, sacral, coccygeal। ये होती है C7, 7 नंबर में होती है। T12, 12 होती है thoracic, L5, 5 होती है, sacral 1, coccygeal 1। मैंने इनके सिंबल्स भी लिख दिए जिससे आपको पता रहे। ये मैंने की बनवा दी है बच्चों आपके क्विक रिवीजन के लिए। अभी ये सब हम डिटेल में करेंगे, आप ये ना सोचिए कि मैम उड़ा रही है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। दिस इज द वे आई ऑलवेज टीच। फर्स्ट आई मेक यू लर्न
and revise location, key, and then I start explaining everything. So अभी 103 हुआ है, 104 पे we will start with appendicular skeletal system. हायोइड बोन का बेटा मैं चेक करूंगी, मैंने नई एनसीईआरटी का ये वाला देखा नहीं है, ठीक है? अभी लिख लो, कोई परेशान मत हो इतना. CX1 coccygeal is CX1. चले. Now the next is appendicular system, skeleton system. टोटल बोन्स कितनी होती है एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, बताओ अब. 126, 126. इनमें सबसे पहले हम करेंगे आज लिम्स, जिनमें टोटल बोन्स कितनी होती है 120. दो तरह के लिम्स है, फोर लिम यानी कि हाथ, जिनमें टोटल बोन्स कितनी है दोनों में 60. हाइंड लिम्स यानी कि पैर, इनमें भी टोटल हड्डियां कितनी है 60, दोनों मिलाकर. 2 into 30 लिखूं क्या? लिख देती हूँ भाई, ये आ जाएंगे वरना गधे तो एक नंबर के हैं ही. 2 into 30, 2 into 30. नो रिस्क, रिस्क की मत लो, बिल्कुल रिस्क मत लो लाइफ में इनके साथ. चलो कौन कौन सी हड्डी है तुम्हारे हाथ में, चलो जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, बहुत पढ़ के आए हो तुम लोग. ये क्या है तुमसे, ह्यूमरस, रेडियस अल्लाह, ये कौन सी है जहां राखी बांधती है दीदी तुम्हें, यस. ये क्या है, कार्पल्स. ये क्या है जो 5 दिख रही है, मेटाकार्पल्स. ये क्या है, उंगलियां, फैलेंजेस. बस खत्म हो गई. तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट की, ह्यूमरस. ह्यूमरस के बाद क्या थी, रेडियस. रेडियस की साथ वाली अल्ना, फिर कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, फिर फैलेंजेस. 1 1 1 8 5 40. हुई कि नहीं 30? कैलकुलेट करके देखो, 30 हुई है नहीं हुई, ये चेक करते रहना तुम्हें कैलकुलेशंस. पैर पे आ जाओ, पैर पे आ जाओ अपने. फीमार, उसके नीचे जो हर औरत का खराब हो रहा है आजकल, पैसा बना रहे डॉक्टर, पटेला. उसके नीचे टिबिया, फिबुला, फिर एड़ी वाली, टार्सल्स, फिर मेटाटार्सल्स, फिर फैलेंजेस. ठीक है, सबसे पहले फीमर, फिर पटेला, नी कैप, सेसमॉइड बोन, फिर टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, phalanges. 1 1 1 1 7 5 40. तो गर्डल्स के पास कितनी होती है भाई, अगर 120 लिम्स के पास है तो गर्डल्स के पास कितनी रही, बोन्स 6. 2 गर्डल्स होते हैं, ऊपर के अटैचमेंट के लिए हाथों के और नीचे के अटैचमेंट के लिए. एक हो गया पेक्टोरल गर्डल,
जिसमें 4 हड्डी होती है, और दूसरा हो गया पेल्विक गर्डल जिसमें सिर्फ 2 हड्डी होती है। पेक्टोरल गर्डल अटैचमेंट ऑफ हैंड्स, पेल्विक गर्डल अटैचमेंट ऑफ लेग्स। पेक्टोरल, स्कैपुला जिसे और क्या कहते हैं, शोल्डर बोन, ये 2 होती हैं। क्लेविकल्स, ब्यूटी बोन्स, जब तक लड़कियों की दिखती ना I know, yes, I know, yes, beauty bones, ठीक है, collar bones, absolutely. Then here we have coxal bone, जिसका दूसरा नाम है innominate bone, जिसका तीसरा नाम है hip bone। ये 2 होती है। काफी तगड़ी होती है हिप बोन्स, नेचुरली है मुझे भी बेटा, सबकी नेचुरली होती है, किसी की आर्टिफिशियल नहीं होती। कोई पैदा होने के बाद तो लगवाया नहीं है, सबकी पैदा होने के साथ ही आई है। अरे मैम कुछ की दिखती नहीं है ना, हल्के से मोटे हो जाओगे तो नहीं दिखती है। मैम आप लड़कियों को क्रिटिसाइज करते हो, ये क्रिटिसाइज हो गया? इतनी फ्रेजाइल होके कहाँ जाओगी बेटा? अब जब लड़कों पे मजाक उड़ता है तब कुछ नहीं है, जब उन्हें हम बोलते खुले खुले चड्डे पहन के घूमते हो, तो उन निकाल के खड़े हो जाते हो संडे के दिन, तब है चल रहा है। ऐसे नहीं बेटा, देखो मैं तो फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं तो इक्वल वाली हूँ, उसके लिए कोई शब्द होता है तो। हो गया सबका 110? चले आगे चलते हैं। अब हम बेटा डिटेल में करेंगे, लाइक आई टोल्ड यू, ये तो था सिर्फ की द बेसिक नेम्स, हाउ टू रिमेम्बर देम, ये था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे इन डिटेल्स। चले तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम शुरू करेंगे क्रेनियम से। वी विल स्टार्ट विद क्रेनियम। क्रेनियम में कितनी बोन्स होती है, अब जल्दी जल्दी आंसर आ जाने चाहिए जिससे क्लास में ही याद हो जाए। क्रेनियम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी थी? 8। क्या थी? 8। और इस क्रेनियम को हम दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं? ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स क्यों कहते हैं इसे? बिकॉज इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। इसके अंदर होता है ब्रेन और इसका काम होता है उसे प्रोटेक्ट करना शॉक से, ठीक है, या किसी भी तरह के घूसे फूसे से। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? तो सबसे पहले इसके अंदर हमने पढ़ा था स्टेप्स ऑफ 8। व्हाट वाज द ट्रिक टू रिमेंबर गाइस फॉर क्रेनियम? स्टेप्स ऑफ 8, यानी कि पहली हड्डी जो है वो एस से शुरू होती है और उस हड्डी का नाम क्या है गाइस? यस, उस पहली हड्डी का नाम है स्फिनोइड बोन। क्या नाम है? स्फिनोइड बोन। ये जो स्फिनोइड बोन है, स से स्फिनोइड, स से सेला टर्शिका। एक बार सब मैम के साथ बोलेंगे, बोलिए, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं थोड़ा सा बोलिए। S फॉर स्फिनोइड, S फॉर सेला टर्शिका। स से सेला, स से स्फिनोइड, स से सेला, स से स्फिनोइड, ठीक है। तो ये क्यों मैम याद करा रही है? क्योंकि इस बोन में
जो कि ये बीचों बीच होती है अंदर की तरफ, इस बोन के अंदर एक कैविटी होती है जिसका नाम होता है सेला टर्शिका, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्फिनॉइड बोन। तो स्फिनॉइड बोन में हैज अ कैविटी called sella turcica, which accommodates pituitary gland. तो अगर स्फिनॉइड की मैं खासियत पूछूं तो क्या खासियत है कि इसके पास एक कैविटी है, कैविटी का नाम है सेला टर्शिका, और इस कैविटी के अंदर क्या होता है, इस कैविटी के अंदर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, which is also called as master gland of the body. Now steps of 8, S के बाद क्या आएगा, T, यानी कि अब हम बात करेंगे टेम्पोरल बोन की। चलिए आइए अब इनकी लोकेशन बताते हैं बच्चों को। हाथ निकालिए सब बाहर। यस, चलिए मैम के साथ शुरू करेंगे। फ्रंटल, एवरीबडी, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, कनपटी। ठीक है, वापस से फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ठीक है, कनपटी, ये वाली। अब आते हैं नेक्स्ट, इथमॉइड। ठीक है, ये रही इथमॉइड। कभी कभी होता है कि जुकाम होता है तो यहाँ पे सर में दर्द होने लगता है, ऐसा हुआ है आपके साथ कभी कि जब कभी जुकाम होता है या नोज ब्लॉक होती है तो यहाँ दर्द होने लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से ऑल्फैक्टरी नर्व्स आपके ब्रेन में जाती है। तो जब ये वाला एरिया ब्लॉक होता है तो यहाँ के जो पेन रिसेप्टर्स है, जो सिग्नल्स है, यहाँ के क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर ये पूरा दर्द, ये सिग्नल कहां तक जाता है, ब्रेन तक। इसलिए सर दर्द होता है व्हेन यू हैव साइनस इशू या कोई भी इशू रिलेटेड टू योर नोज। ठीक है, तो एक बार फिर से, कौन सी है इथमॉइड, कौन सी है फ्रंटल, कौन सी है पेराइटल, कौन सी है टेम्पोरल, कौन सी है ऑसिपिटल। ठीक है, एंड स्फिनॉइड बीचों बीच होती है अंदर की तरफ। चल, टेम्पोरल, तो टेम्पोरल ये है इंफीरियर यानी कि नीचे की तरफ, लेटरल साइड पार्ट ऑफ क्रेनियम। ठीक है, किस तरफ है, नीचे की तरफ है, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या है, पेराइटल, नीचे मतलब इंफीरियर, साइड्स पे मतलब लेटरल। ठीक है, फॉर्म्स inferior lateral part of cranium providing space for ear। और इसके अंदर क्या होते हैं, ईयर्स। बटरफ्लाई वाला तो बेटा आपका थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ई, एथमॉइड। यहां पे फॉर्म्स एंटीरियर मींस आगे, फॉर्म्स एंटीरियर मिड लाइन ऑफ क्रेनियम। देखो बेटा, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ है, ये पूरा क्रेनियम है, देखो ये पूरा क्रेनियम है, ये क्रेनियम के आगे वाली साइड एंटीरियर, ये पीछे वाली साइड पोस्टीरियर, ये इसकी लेटरल साइड्स है। ठीक है, तो ये आगे की तरफ है एंटीरियर, और क्या बना रहे हैं, मिड लाइन ऑफ क्रेनियम। ठीक है, इथमॉइड फॉर्म्स एंटीरियर मिड लाइन of cranium providing support to olfactory
nerves. Steps of step, अब आएगा P, parietal. Parietal forms form greater lateral part of cranium. Forms greater lateral part of cranium, जो टेक्निकली आपका स्कैल्प बनाती है. हाँ, ये टी शेप वाली यहाँ पे, ये वाली मैम, ये टी शेप वाली बनाती है नेजर बोन से. हाँ, बिल्कुल सही. नेक्स्ट, स्टेप ऑफ ऑसिपिटल. चलो बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने का टाइम आ गया क्लास में. फिर से सब फिर से प्रैक्टिकल करेंगे क्लास में. प्रैक्टिकल क्या है? ये आपका सर है पूरा पीछे. यहाँ पे जब आप मसाज करेंगे तो यहाँ 2 गोले दिख रहे हैं. एग्जैक्टली हियर यू कैन फील गोले, और इसके बीच में आपको एक स्पेस दिख रहा होगा जिससे जाती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड. ये देखिए, बीच में डिप्रेशन है और साथ में 2 गोले हैं. एवरीबडी कैन फील दैट. अगर आप ह्यूमन हैं तो आपके साथ यही कंडीशन होगी. बाकी देखो, मुझे पता नहीं है. अगर आप पीछे फील करेंगे अपने हेड के पीछे तो आपको 2 गोले दिखाई देंगे, बीच में एक डिप्रेशन दिखाई देगा. ऐसा, इस फिगर को कुछ और ना समझे प्लीज, ठीक है? ऐसे बस. ये कॉन्डाइल्स है. ये जो 2 गोले हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्डाइल्स. इन गोलों को क्या कहते हैं? कॉन्डाइल्स. और बीच में जो ये छेद है इसे बोलते हैं फोरामेन मैग्नम. फोरामेन मैग्नम. फोरामेन का मतलब होता है ओपनिंग, मैग्नम का मतलब है सबसे बड़ा. ये आपके शरीर की सबसे बड़ी ओपनिंग है, सबसे मोटी ओपनिंग है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास करती है. इरेज कर दो मैम ये. अरे गंदा दिमाग, गंदा दिमाग. डायग्राम ना बनवाऊं मैं, क्योंकि तेरा गंदा दिमाग है. तो आपके स्कल में कितने कॉन्डाइल्स है? 1 और 2 कॉन्डाइल्स है. तो आपका स्कल किस प्रकार का है? मोनोकॉन्डाइलिक, डाइकॉन्डाइलिक या ट्राइकॉन्डाइलिक? किस तरह का स्कल लेकर पैदा हुए हैं गधो? यस, किस तरह का स्कल लेकर पैदा हुए हो? डाइकॉन्डाइलिक स्कल. तो ह्यूमंस एंड एम्फीबियंस के अंदर, यानी कि फ्रॉग के अंदर, आपको देखने को मिलता है डाइकॉन्डाइलिक स्कल, जिनमें 2 कॉन्डाइल्स होते हैं. मैमल्स एंड एम्फीबियंस में डाइकॉन्डाइलिक स्कल. और इसके कारण आप मूवमेंट कितनी कर सकते हैं? ओनली 180. आप पीछे नहीं देख सकते हैं, ठीक है? इसलिए अपने पास्ट को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि हम सिर्फ आगे देखें, पीछे नहीं. हम साइड में देखें कि क्या चल रहा है, बट पीछे नहीं देखे, ठीक है? फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कल. जब बात हो ही रही है फिशेस एंड बर्ड्स के अंदर एंड रेप्टाइल्स के अंदर आपको देखने को मिलता है मोनोकॉन्डाइलिक स्कल. एक ही कॉन्डाइल होता है, जिसके कारण 360 डिग्री मूवमेंट होता है. 360 डिग्री मूवमेंट. अब आप कहेंगे मैम मछली तो नहीं करती. अब मछली की गर्दन भी तो नहीं होती गधा, कहाँ से कर लेगी वो मूव? माना उसका स्कल है मोनोकॉन्डाइलिक, और गर्दन कहाँ है? पूरी तो ऐसी होती है, फड़फड़ा फड़फड़ा करती रहती है. जब गर्दन ही ना है तो मोड़ोगी क्या? कभी तो दिमाग लगाना चाहिए. गर्दन भी तो उतना ही जरूरी है. मान लो तुम ऐसे हो, जुड़ गए हो, गर्दन ही नहीं है. कैसे मूव करोगे? कर ही नहीं ना पाओगे. गर्दन बहुत जरूरी है मूवमेंट के लिए गाइस. फिर आते हैं स्नेक्स. स्नेक्स में होता है ट्राइकॉन्डाइलिक स्कल.
0 डिग्री मूवमेंट। देखो अगर कभी आप सांप को देखोगे पूरे शरीर को ऐसे करते, वो ऐसे नहीं कि उसको पूरा शरीर ऐसे और ऐसे मुड़ गया गर्दन, नहीं 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 नहीं, नहीं बाबू, पूरा ऐसे पूरा शरीर हिलाएगा पूरा, ठीक है। फिर लास्ट बोन कौन सी है? फ्रंटल बोन, फॉर्म्स forehead of cranium. लिखिए इसको। मैम स्नेक्स में बोल रही थी, क्यों भाई, क्यों नहीं होगी बोन्स? वर्टिब्रेट नहीं है वो? काव्या दीदी, एनिमल किंगडम, क्राइंग इन द कॉर्नर, मरिंग इन द कॉर्नर बल्कि अब तो। हाँ 124, 125 we will start with facial bones. मैम कल न्यू चैप्टर, अदीबा को बहुत टेंशन हो रही है, उसे लग रहा है पता नहीं क्यों, नहीं उसको बहुत ज्यादा हाई बीपी हो रहा है ये देख देख के कि मैम क्यों पढ़ा रही हैं। मैं छुड़वा कुछ भी नहीं रही बेटा, आपको एनसीईआरटी से ज्यादा ही पढ़ा रही हूँ, पूरे नोट्स के साथ, की के साथ, एक्स्ट्रा टॉपिक के साथ। तो चैप्टर एंड होने की बड़ी बेचैनी रहती है, बेचैन आत्माएं हैं सब क्लास में। नेक्स्ट हमारी फेशियल बोन्स, कितनी हड्डियां होती है? नेक्स्ट ईयर से मैं ऑफलाइन क्लास भी लूंगी, फिर देखना तुम कितने पिटेंगे बच्चे मेरे से। फिर उसके बाद मुझे लगता नहीं मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, क्योंकि मार खाएंगे ना क्लास में आके, फिर मार खाएंगे ना, फिर फीडबैक देंगे मैम तो बहुत मारती है, फिर लोग पूछेंगे क्यों मारते हैं, क्योंकि हम गधे सवाल पूछते हैं मैम से। यस चलो, तो सबसे पहले ट्रिक से शुरू करते हैं। अवनी, बोमर, एक हड्डी होती है बोमर, बोमर वी, ट्राइंगुलर बोन, क्या होती है? ट्राइंगुलर बोन प्रेजेंट एट द नेजल सेप्टम। जब नाक यहाँ से उड़ा दोगे तो ऐसे ट्राइंगल देखा है? ट्राइंगल स्कल में ऐसे होता है चिपका हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है? ट्राइंगुलर बोन प्रेजेंट एट फ्रंट ऑफ nasal septum. Next, अवनी, nasal bone, ये वही हड्डी है बेटा जिसको उठवा के दीदी पैनी नाक बनवा लेती है राइनोप्लास्टी वाले सर से, ये होती यहाँ पे होती है, फॉर्म्स अ ब्रिज ऑफ नोज। इसको हल्का सा इस हड्डी को उठा देते हैं तो वो ऐसी पैनी हो जाती है। आपने देखा होगा, वो क्या है उसका नाम, शानवी कपूर, नाक ही बदल दिए भाई, नाक बदल दिए, ओ माय गॉड। और अब दीदी कहती है मैं नेचुरल हूँ, ठीक है। यस, सो व्हाट इट फॉर्म्स अ ब्रिज ऑफ द नोज, ये क्या बनाता है? ब्रिज ऑफ नोज। इसी हड्डी को ऊपर उठाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, इंफीरियर नेजल कॉन्केव, ये अंदर की तरफ होते हैं, नाक में बहुत छोटी छोटी होती है, और अक्सर जब लड़के लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, मुक्का मुक्का पेलते हैं तो नाक से खून आता है, क्योंकि यही हड्डी हल्की सी टूट जाती है, बहुत पतली सी होती है। इसका मेन काम क्या होता है? ये दो दीवारें बनाती है हमारी नोज के अंदर स्किन की, जिससे क्या होता है, हवा जब आए तो उसको रेजिस्टेंस मिले और वो हमें टाइम मिले फिल्ट्रेशन ऑफ एयर करने का।
तो इसका मेन काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर कराना। फिर आता है नेक्स्ट मैक्सिला, फॉर्म्स अपर जॉ। मैंडिबल्स forms lower movable jaw। नीचे वाला हिला पाते हो? अबे जबड़ा, ठीक है, यस। नेक्स्ट पैलेंटाइन बोन, फॉर्म्स पैलेट। पैलेट कौन दी है? ये रही, पैलेट forms palate inside buccal cavity। Next, lacrimal, lacrimal bone, smallest bone which have tear gland। यहाँ पे होती है, ठीक है, smallest facial bone having tear glands। Zygomatic, forms cheek bones। ये भी आजकल लड़कियां जो है उठवा लेती हैं ड्रैकुला बनने के लिए, मतलब ऐसे। क्या लड़कों तुम्हें ऐसा पसंद है क्या? मतलब why this all these fashion trends? Why I'm telling you because I have a lot of young girls in my class today। So अच्छा लगता है कि वेम्पायरनी जैसी दिख रही है ऐसे, यस। ये बकल मास निकलवा देना, हड्डी हड्डी दिख रही है, doesn't look good guys। प्लीज पहले अपने आप को तो एक्सेप्ट करो। दुनिया से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको एक्सेप्ट करे जब आप ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट वी हैव हायोइड बोन, यू शेप बोन present in buccal cavity, does not articulate with any other bone। किसी और बोन के साथ कनेक्शन नहीं बनाती। आर्टिकुलेशन का मतलब है कनेक्शन। काम क्या इसका? सपोर्ट नेक को सपोर्ट करना। देखिए इसको, यश को ज्यादा पता है। हाँ भाई यश प्लास्टिक सर्जरी करेगा है कोरिया में जाके। सुना है वहां एक गली है जहाँ पे सारे प्लास्टिक सर्जन साथ में बैठते हैं। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल में देख रही थी, एक चाइना की लड़की गई कोरिया प्लास्टिक सर्जरी कराने। जब वो आ रही थी वापस तो पासपोर्ट के इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं, वो कहते नहीं आप तो अलग है। वो नहीं नहीं भैया मैं यही हूँ। वो कहते नहीं चेहरा ही नहीं मिल रहा आपका। तो वो कह रहे अरे मैं यही हूँ। उसको वापस अपने देश नहीं जाने दिया। फिर वो प्रूफ लेके आई। फिर उन्होंने कहा अबे भाई अब ये भी एक प्रॉब्लम आन पड़ी है, बताइए। ये एक्चुअल का आर्टिकल है, न्यूज़पेपर में आया था, मजाक मत लेना मेरी बात को। ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है गाइस।
नेक्स्ट है हमारे ईयर ऑसिकल्स। ऑसिकल्स का मतलब होता है स्मॉल बोन्स। 6 इसमें पहले मैलिस, इंकस, स्टेप्स। Malleus is hammer shaped, Incus is anvil shaped जो हथियार है Zeus का, and Stapes is stirrup shaped जैसे प्रेस होती है वैसे। This is hammer shaped, anvil shaped, this is stirrup shaped। Zeus गॉड है, ग्रीक गॉड। मैम इंटरनल ब्यूटी तो ठीक नहीं कर सकते तो बाहर की कर लेते हो, कोई यथार्थ बात तो सही कह रही है यथार्थ। क्या काम होते हैं ईयर ऑसिकल्स का? एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड। अबे ज्यूस नहीं है, ज्यूस है गधो। ये वही लोग हैं जो जीसस को जीजस बोलते हैं, जीजस। अबे जीजा जी बोल दो। अबे ढंग से नाम लेना चाहिए पढ़े लिखे हो। कह रहे हो ओडिन पुत्र। महाभारत चला रखी क्या? बड़े बदमाश है यार ये। रिब्स एंड स्टर्नम। सब पागल हैं, कभी कहीं के बच्चे। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा देंगे दिमाग हिलना शुरू हो जाता है थोड़ी देर बाद। फिर टेढ़ा काहे बन गया भाई पूरा। गिन के बनाना भाई। रिब्स बन रही है तुम्हारी? पसलियां आजकल दीदी लोग पसलियां भी निकाल देती है कमर पतली करने के लिए। भाई क्या बकलोल चल रहा है क्लास में?
इससे सुंदर डायग्राम मैं नहीं बना सकती थी, देखो सीरीज बात है, बस ये मेरा बेस्ट था। चलो बना जल्दी। Thanks guys, I'm understanding what you're trying to say. छोटी बच्ची नहीं हूँ। हेलो, यस बोलिए। अरे मैं क्यों घर आऊंगी, क्लास चल रही है मेरी। क्या हुआ, याद आ रही है क्या? उनका यही रहता है। रुको मैं बात करती हूँ आपसे। वो 1000 रुपये दे दिए उसको, रिपेयर वाले को। थैंक्स बेबी, थैंक्स। सी यू। अरे हो गया ना, ठीक है चलो बाय। हाँ तुम भी बोलो। अरे मेरा पति सुना रहा था, खर्चा कराती रहती है, तू बता। अच्छा बाहर खड़ा है, उसको बुला ही लेती हूँ मैं, बिठा लेती हूँ, अभी क्लास शुरू होती है। नहीं मैं उसे बिठा देती हूँ, कोई 2 मिनट की क्लास है। कहाँ बच्चा? बच्चों डायग्राम बनाओ, मैं आ रही हूँ 1 सेकंड। बच्ची है, बच्चा है। तो आपने यहाँ पे शूट उतार दिया। गुड आफ्टरनून, 1 सेकंड। चलो बच्चों बाद में आज क्लास होगी, ठीक है? अभी काम आए बच्चे मिलने के लिए, ठीक है? मैं आपसे फिर क्लास लेती हूँ। ये लिख लिया सबने? चलो अब मिलेंगे 4 बजे। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्लास ही चल रही थी।